हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। हमने जनन में पादपों में जनन पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट प्राणियों में जनन पढ़ेंगे। ठीक है। सभी प्राणियों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसमें नवीन संतति उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्राणियों में जनन दो तरह से होता है। फर्स्ट होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मुकुलन। हाइड्रा में कोशिका के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार मुकुल विकसित हो जाता है, इससे नया जीव विकसित होता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाते हैं। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अमीबा एक कोशिका होता है। इसमें केंद्र के दो भागों में विभाजन से जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। अतः एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अर्थात विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। बहुखंडन कुछ एककोषीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। लेशमानिया, प्लाज्मोडियम एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे बहुखंडक कहते हैं। पुनरुद्भवन पुनर्जन्म पूर्ण रूपेण विभेदी जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाते हैं और कुछ टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा प्लेनेरिया। उदाहरण के लिए हाइड्रा प्लेनेरिया एक सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, वह पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। इन कोशिकाओं में क्रम प्रसारण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। क्लोनिंग किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अर्थात संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को उसके जैसा आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। यदि किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विलियम और उनके सहयोगी से एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रॉयल इंस्टीट्यूट में की, उन्हें एक भेड़ डॉली को क्लोन किया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी है। 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। लैंगिक जनन जब संतति उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है, तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। जननिक कोशिकाओं के मादा व नर युग्मक में परिवर्तन को युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक के परिवर्तन को शुक्रजनन, मादा युग्मक के परिवर्तन को अंडजनन कहते हैं। शुक्रजनन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में नर मादा जनन अंग सहायक होते। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नली, एक शीशन होते। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं। यह उदर गुहा के बाहर विसरण कोश में स्थित होते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में
एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। शुक्राणु एकल कोशिका है। उत्पादित शुक्राणु को मोचन शुक्रवाहिका द्वारा होता है। एक शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। ये शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली होती है। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणुओं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभयमार्ग प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, जिसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचना जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते तथा एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायक करती है। मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक के अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिम का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है। फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाती है। दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा कर वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचित अंड अथवा युग्मज गर्भाशय में स्थापित हो जाते तथा विभाजित होने लगते। निषेचन जन्म प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित एक हो जाते। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता। मानव में निषेचन की क्रिया मादा की फैलोपियन नालिका में होती। निषेचन दो प्रकार का होता है। बाह्य निषेचन दो प्रकार का होता है। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जब निषेचन की क्रिया प्राणी के शरीर के अंदर हो तो इस प्रकार का निषेचन आंतरिक निषेचन। इस प्रकार का निषेचन कशेरुकियों, उच्च अकशेरुकियों में होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि यहाँ अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जब निषेचन की क्रिया प्राणी के शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मछली, स्टारफिश, मेंढक आदि जलीय प्राणियों में होता है। इसमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होता है। निषेचन की क्रिया को निम्नलिखित पदों में बांटा गया। शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन। इस क्रिया में गतिशील शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु की ओर आकर्षित होकर गमन करता है। कुछ प्राणियों में अंडाणु द्वारा स्त्रावित विशेष रासायनिक यौगिकों द्वारा शुक्राणु आकर्षित होता है। शुक्राणु का यौगिकोत्सर्जन अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग पदार्थ पाया जाता है तथा उसी प्रकार शुक्राणु भी एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ का स्त्राव करता है। प्रत्येक जाति के अंडाणु के फर्टिलाइजन शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजन विशिष्ट होते तथा इसी कारण अंडाणु की सतह पर अनेक शुक्राणु चिपक जाते हैं। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश अंडाणु की सतह से चिपकने के पश्चात शुक्राणु में उपस्थित एक्रोसोम
एक्रोसोम एंजाइम स्रावित करता है। इस पाचक एंजाइम की क्रिया से अंडाणु की फॉलिकल कोशिकाओं का स्तर विलय हो जाता है तथा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात अंडाणु की जीव कला के बाहर एक और झिल्ली निषेचन झिल्ली का निर्माण हो जाता है। निषेचन कला अंडाणु में अन्य शुक्राणु में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, अब आपके पास में क्या हुआ, निषेचन का महत्व। निषेचन द्वारा जाति की द्विगुण निर्गुण शत्रु संख्या पुनः स्थापित हो जाती। अनिषेचन जनन अनिषेचित अंडे का बिना शुक्राणु की सहायता से वृद्धि एवं परिवर्धन करना अनिषेक जनन कहलाता। उदाहरण चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, रोटिफर्स तथा फाइलोपोड्स आदि। भ्रूण का परिवर्तन निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती तथा विभिन्न उत्तकों अंगों में परिवर्तित हो जाती। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। मानव में भ्रूणीय अवस्था का सारांश। 1 दिन निषेचन, 1 कोशिका अवस्था। 2 दिन 2 कोशिका अवस्था। 3 दिन 16 कोशीय अवस्था मारूला। 7 से 8 दिन कोरक पुट्टिका गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में आंशिक प्रवेश रोपण। 19 दिन तंत्रिका खाज, तंत्रिका पट, पृष्ठ रज्जुपट। 19 दिन तंत्रिका खाज, तंत्रिका पट, पृष्ठ रज्जुपट का निर्माण। 24 दिन सिर व पूंछ भागों का निर्माण। उदर भाग में हृदय का निर्माण प्रारंभ करना। 28 दिन हृदय का धड़कना प्रारंभ। तंत्रिका नाल का निर्माण पूर्ण। 7 सप्ताह जबड़े, उंगलियां, बाह्य कण आदि दिखाई देने लगते। 8 सप्ताह उंगलियों एवं पंजे स्पष्ट होते हैं। लगभग सभी अंग निर्मित होकर विकसित हो रहे। 8वें सप्ताह के अंत तक भ्रूण को गर्भ कहते। 5 महीने अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण होने लगता है, बाल आने लगते। 9 महीने अप्राव का आकार अधिकतम हो जाता है और उंगलियों पर नाखून आ जाते। अगले 10 दिन में गर्भ जन्म लेने को तैयार होते, अर्थात मनुष्य में गर्भकाल 280 दिन का होता है। कभी कभी किसी कारण कुछ बच्चों का जन्म कुछ माह पहले हो जाता है। 7वें माह में जन्म लेने वाले शिशु भी सामान्य शिशु की तरह विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका 14 कायखंड अवस्था लगभग 21 दिन का। जब 21 दिन होते तो इसकी पोजीशन ऐसी बनती है। ठीक है, और जब आपकी कायखंड अवस्था 30 दिन मतलब 28 दिन के आसपास होती तो आपकी अवस्था ऐसी होती। जब 44 कायखंड अवस्था लगभग 34 दिन तो ऐसी होगी। और जब आपके 5 से 6 सप्ताह का जब भ्रूण होगा तो उसकी अवस्था ऐसी होगी। जब 7 सप्ताह का भ्रूण होगा तो वो ऐसी अवस्था होगी। फिर 8 सप्ताह का गर्भ होगा वो अवस्था ऐसी होगी। और जब 10 सप्ताह का गर्भ होगा तो वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका हुआ अप्रा। प्लेजेंट एक ग्रीक शब्द है, मेटाथीरियम यूथीरियम वर्ग के स्तनधारी में भ्रूण का संपूर्ण परिवर्तन माता के गर्भ में होता है। मेटाथीरियम यूथीरियम में संपूर्ण परिवर्तन माता के गर्भ में था, परंतु इनके अंडे में पीतक की मात्रा कम होती।
तथा भ्रूण को परिवर्धन हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त पोषण का कार्य एक विशेष अंग द्वारा किया जाता है जिसे अप्रा या प्लेजेंटा कहते हैं। प्लेजेंटा एक ऐसी संरचना जिसके माध्यम से भ्रूण माता के गर्भाशय से रुधिर के द्वारा पोषण O2 व खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करते हैं। प्लेजेंटा एक संयोजन है जो आंशिक रूप से मातृ ऊतकों तथा आंशिक रूप भ्रूणी ऊतकों द्वारा बना होता है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी बच्चों को नहीं बल्कि अंडों को जन्म देती है। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडों को चूजा बनने लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। जरायुज अंडप्रजक जंतु वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते जरायुज जंतु कहलाते, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडजनक तंतु कहलाते, जैसे मेंढक, छिपकली, मुर्गा, कौवा। कुछ विशेष परिवर्तनानुसार टेडपोल का वयस्क में रूपांतर कायांतरण कहलाता। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। परखनेली शिशु मनुष्यों में सामान्यतः निषेचन की क्रिया मादा प्राणी के शरीर में होती, परंतु कई बार कुछ कारणों से की वजह से प्राकृतिक रूप से डिम्ब शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाते। इस कमी को पूरा करने के लिए एक नई तकनीक उपयोग में ली जाती है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तकनीक के माध्यम से मादा के अंडाशय से अंडाणु निकालकर प्रयोगशाला में कृत्रिम वातावरण में शुक्राणु द्वारा निषेचित करवाया जाता है। इसे ही पात्र निषेचन या इंट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके पश्चात 16 से 32 कोशिका युक्त भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था के प्रारंभ को मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इसे भ्रूण स्थानांतरण या एम्ब्रो ट्रांसफर कहते हैं। चूँकि इस क्रिया में शरीर से बाहर निषेचन एवं परिवर्धन की प्रारंभिक क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार उत्पन्न हुए शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। सबसे पहला परखनली शिशु ब्रिटेन में 25 जुलाई 1978 को पैदा हुआ था, जिसका नाम लुइस जॉय ब्राउन था। भारत में पहली बार परखनली शिशु 1986 में पैदा हुआ। महत्वपूर्ण तत्व कैरियोगेमी नर एवं मादा युग्मों के केंद्र को द्रव्य के संयोजनों को कैरियोगेमी कहते। प्लाज्मोगेमी नर एवं मादा युग्मों के कोशिका द्रव्यों के संयोजन को प्लाज्मोगेमी कहते। विदल निषेचन के पश्चात बना द्विगुणित युग्मन परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। इसमें सबसे पहले विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय युग्मनज बार बार समष्टि विभाजनों द्वारा विभाजित होकर बहुकोशीय रचना का निर्माण करता तथा यही बारंबार विभाजन विदलन कहलाता। मोरुला विदलन के फलस्वरूप युग्मनज छोटी छोटी कोशिकाओं जिसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं कि एक गेंद नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती, जिसे मेरुला कहते। ब्लास्टुला मेरुला में जब ब्लास्टोमियर्स के मध्य में गुहा विकसित हो जाता है
तब ये खोखली संरचना कोरक कहलाती। गेस्टलाभन वह प्रक्रिया जिसमें ब्लास्टुला में उपस्थित अविभेदित कोशिकाएं भावी भ्रूण में विभिन्न अंगों के निर्माण हेतु अपने स्थान से गति करना प्रारंभ करती। गेस्टुला के फलस्वरूप 3 जनन स्तरों बाह्य एवं चर्म के फलस्वरूप 3 जनन स्तरों बाह्य चर्म, मध्यम चर्म तथा अंतश्चर्म का निर्माण होता है। गेस्टुला में उपस्थित गोयिका पद्यांत्र कहलाती है। यह अंतश्चर्म द्वारा अस्तित्व रखती अंगजन में गेस्टुला भवन के दौरान उत्पन्न तीनों जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म द्वारा ही भावी प्राणी के अंगों का निर्माण होता है। अंग निर्माण की इस प्रक्रिया को ही अंग जनन कहते हैं। आज हमारा ये चैप्टर ये आज इधर ही ख़त्म होता है। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करिए। ओके, हम मिलते हैं आपको थोड़ी बाहर कल।